हेलो जी। दिस इज सीए आफाक और हम एसपीएम की जो क्विक चैप्टर समरीज हैं या शॉर्ट समरीज हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 यानी कि कैटेगरीज एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि रिस्क होता क्या है। रिस्क बेसिकली इस पॉसिबिलिटी का नाम है कि कोई चीज जो है वो उसके एक्चुअल आउटकम से, जो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम है, उससे डेविएट कर जाए। ठीक है जी। दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है हमारे पास प्योर रिस्क यानी कि जिसको डाउन साइड रिस्क कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेगेटिव रिजल्ट निकल सकता है यानी कि वर्स देन द एक्सपेक्टेड। दूसरी तरफ है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड आउटकम से बेहतर भी आ सकता है और उससे बुरा भी आ सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिस्क मैनेजमेंट की। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के जो रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें, उनको एक ऐसे वे में मैनेज करें कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो और जो डे टू डे ऑपरेशन है कंपनी के वो भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ना हो सके। इसी तरह से हमारे पास इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क यानी कि कॉर्पोरेट रिस्क ओवरसाइट गाइडलाइन आ जाती है। उसके अंदर हमारे पास यही आता है कि जो बोर्ड होता है किसी भी कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल है उस रेलिवेंट कंपनी की रिस्क स्ट्रेटेजी और बिजनेस मॉडल को मैनेज करने के लिए, और उनको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एग्री करना चाहिए कि क्या लेवल ऑफ रिस्क है जो वो लेने के लिए तैयार है। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस दूसरा नाम है रिस्क का। फिर इसी तरह से हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के। हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो इतने ज्यादा स्मूथ होने चाहिए, इतने आप कह लें कि रोबस्ट होने चाहिए कि हमारी जितनी भी डे टू डे ऑपरेशंस या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं जितने भी रिस्क उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में बिल्कुल सिंपल है कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर एक रिस्क अवेयरनेस का कल्चर होना चाहिए यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है सबको इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो रिस्क है वो एग्जिस्ट करता है और उसको हमें किसी ना किसी तरह से मैनेज करना है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सबसे तरीका बेहतर ये हो सकता है कि आप कोई रिस्क की रेलिवेंट कमेटी बना दो, जो एग्जेक्टिव कमेटी हो, जो रिस्क को डील कर रही हो। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक सेपरेट इसके लिए वो अपने डायरेक्टर्स के अंदर से कोई ऐसा बंदा भी चुन सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क को देख रहा हो। इसके अलावा हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। वो टिपिकली हमें बता रहा होता है कि किस तरह से आपने रिस्क को मैनेज करना है। अच्छी जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। ठीक है जी। एग्जेक्टिव कमेटी जो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनाएंगे उसका काम क्या हो सकता है कि वो जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करे और कम्युनिकेट करे बोर्ड के साथ। पॉसिबल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो हैं उनको फॉर्मुलेट करे, बोर्ड के साथ उसको कम्युनिकेट करे। और जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको किस तरह से डिजाइन करना है या इम्प्लीमेंटेशन करना है ये भी एग्री करे बोर्ड के साथ। ठीक है जी। इसी तरह से हम कैटेगरीज ऑफ रिस्क के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट रिस्क की कैटेगरीज बताई हुई हैं। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, लीगल रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, डेरिवेटिव रिस्क। ठीक है जी। अच्छा जी। नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। जो डायरेक्टर्स हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना रिस्क लेना है। ठीक है। अगेन मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस करना है तो जरूरी है कि आप रिस्क को मैनेज करके चलें। अच्छा जी। इसके बाद आ जाता है बिजनेस रिस्क इन डिफरेंट बिजनेस सेक्टर। हर सेक्टर के अंदर यानी कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका रिस्क डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट सेक्टर। जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसका डिफरेंट है रिस्क उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से। इसी तरह से एक्सपोजर टू रिस्क आ जाता है। एक्सपोजर टू रिस्क हमारे पास क्या है कि हमारा टोटल रिस्क जिसके ऊपर हम हमारी कंपनी एक्सपोज है, और जब हम इंटरनल कंट्रोल्स लगा देते हैं, इफेक्टिव मेजर्स लगा देते हैं और इस तरह से रिस्क को मैनेज कर लेते हैं तो जितना रिस्क हमने मैनेज कर लिया पीछे जो रिस्क बच जाता है वो हमारे पास रेजिजुअल रिस्क होता है। इसी तरह से डायनेमिक नेचर है रिस्क असेसमेंट की। रिस्क असेसमेंट जो है वो विद द टाइम वेरी करेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपने 100% रिस्क को मैनेज कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास स्टैटिक से लेकर डायनामिक के दरमियान एक कॉन्टिन्यूम है जो कि कंटिन्यू करता है। इसी तरह से रिस्क एपिटाइट है। रिस्क एपिटाइट का मतलब है कि आपने कितना रिस्क लेना है। ठीक है। क्योंकि हमारी जो रिस्क एपिटाइट है वो ये डिफाइन करेगी, बेसिकली हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ये डिफाइन करेंगे, क्योंकि बिजनेस करने के लिए रिस्क जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 100% रिस्क को अवॉइड कर दो। इसी तरह से हमारी जो बोर्ड पॉलिसी है रिस्क के ऊपर वो डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट जो डायरेक्टर्स हैं वो रिस्क को लेकर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो शेयर कर सकते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना और समहाउ जितने भी रिस्क हैं उनको मॉनिटर करते रहना, बेसिकली ये होनी चाहिए आपकी पॉलिसी। ठीक है जी। अच्छा जी। अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, वही चीज है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के कैसे करना है उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं।
के डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिवीजन है, कोई फंक्शन है, कोई डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर जो रिस्क हैं उसको किसी तरह से आइडेंटिफाई करना है, और मैनेजमेंट इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। इसी तरह से इंटरनल ऑडिटर्स इस काम के लिए अक्सर जो है उनको इंगेज किया जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कि वंस आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उनको डॉक्यूमेंट करोगे और फिर प्रायोरिटाइज करोगे, आप उनको रैंक करोगे और फिर आइडेंटिफाई करोगे वो रिस्क जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है और वो रिस्क जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल्स की जरूरत है। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन स्टेक होल्डर्स, इंप्लॉइज का क्या है जी कि इंप्लॉइज की हो सकता है जान जा सकती है काम करने के दौरान, दैट इज अ पॉसिबल रिस्क। इसी तरह से उनकी जो जॉब है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उनकी जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी है। इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली उनका स्टेक है, उनके पैसे लगे हुए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो अगर कंपनी डूबेगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी साथ डूब जाएगी। इसी तरह से क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के भी मोरलेस जो है वो पैसे इन्वेस्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लेने होते हैं, दे आर इफेक्टिवली द सप्लायर्स। इसी तरह से जो कम्युनिटीज हैं या जनरल पब्लिक है इनके भी बहुत ज्यादा स्टेक्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जॉब्स क्रिएट हो रही होती हैं किसी भी कंपनी की वजह से, या फिर उनका जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रहा होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो अगर कोई कंपनी अच्छे से नहीं चलेगी तो टैक्स अफेक्ट होगा। इसी तरह से कस्टमर्स हैं, देखें अगर रिस्क अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कस्टमर्स एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट से महरूम रह जाएं। इसके अलावा जो है वो कस्टमर्स के बहुत सारे स्टेक्स हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स ऑब्वियसली दे हैव द स्टेक, कि उनका जो परसेंटेज है प्रॉफिट शेयरिंग का वो इसके अंदर स्टेक के ऊपर होता है। इसी तरह से हमारे पास रिस्क को असेस करने के लिए एक इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो हाई इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी लो हो सकती है उसकी। तो उसमें क्या हो सकता है कि कंसीडर द नीड फॉर कंट्रोल मेजर्स, जैसा कि हम इंश्योरेंस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हाई इम्पैक्ट हो लेकिन प्रोबेबिलिटी भी हाई हो तो हम इमीडिएटली भी एक्शन ले सकते हैं कंट्रोल रिस्क पे। इसी तरह से हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है उसका लो हो लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका जो इम्पैक्ट है वो भी लो हो, तो फिर हम उसको सिर्फ पीरियडिकली रिव्यू करते रहेंगे। और अगर हमारे पास जो इम्पैक्ट है वो लो है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है तो हम सिर्फ ये कंसिडर करेंगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद रिस्क को मेजर करने की बात आ जाती है। रिस्क को मेजर करने के अगेन डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आपने रिस्क क्या रिस्क टॉलरेंस है, क्या रिस्क एपिटाइट है, क्या रेजिजुअल रिस्क रखना है। इसी तरह से रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अक्सर कंपनीज में रिस्क डैशबोर्ड भी हुआ करते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट कलर्स को यूज करते हैं, और डिफरेंट कलर्स रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, कि जब तक कोई पर्टिकुलर रिस्क एक टॉलरेबल रेंज के अंदर है तो वो ग्रीन डैशबोर्ड कलर शो करता रहेगा। जैसे ही वो थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉलरेबल रेंज जाएगा तो वो येलो कलर शो करना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो बियॉन्ड कंट्रोल चला जाएगा रिस्क तो फिर वो रेड हो जाएगा। इसी तरह से जी हमारे पास आ जाता है एक अलर्ट, यानी कि एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकल प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिस्क और एक्सेप्टेबिलिटी के दरमियान जो ग्राफ है वो किस तरह से है कि जितना रिस्क हाई होगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ही जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि हमने कोशिश करना है कि हमारा रिस्क जितना कम हो हम उतना ज्यादा उसको एक्सेप्टेबल रखें। फिर हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव रिस्क परसेप्शन है, रिलेटेड एंड को रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं। रिस्क रिलेटेड जो चैप्टर है ये एसपीएम से टेस्ट नहीं होता क्योंकि ये ऑडिट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में टेस्ट हो जाता है।